हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम सीटेट ईबीएस के 20 दिसंबर 2021 के पेपर का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, भस्मीकरण। अगला प्रश्न है, वह स्थान जो दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोग में किसका कारण होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, विस्थापन का। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विस्थापन किसी व्यक्ति या लोगों का अपने घर या गृह क्षेत्र से दूर एक अनैच्छिक या जबरदस्ती आंदोलन है। यह आमतौर पर प्रकृति से मजबूर है। अगला प्रश्न है, टेपियोका का दूसरा नाम है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कप्पा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टेपियोका को कसावा या यूका भी कहा जाता है। कसावा को मलयालम में कप्पा या मराचेनी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, यह स्प्रेज वर्ग का एक कंदयुक्त खाद्य पौधा है। इसकी खेती पूरे उष्णकटिबंध में की जाती है। अगला पॉइंट है, इसकी कंदयुक्त जड़ों का उपयोग सब्जियों, कसावा के आटे और यहाँ तक कि मादक पेय बनाने के लिए भी किया जाता है। टेपियोका केरल राज्य में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल है। अगला प्रश्न है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिंग हुफेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह विभिन्न खाद्य के साथ एक नूडल सूप डिश है। अगला पॉइंट है, इस व्यंजन को बनाने के लिए ज़्यादातर सांप के मांस का इस्तेमाल किया जाता है। यह हांगकांग में एक लोकप्रिय व्यंजन है। यह मुख्य रूप से कैटोनीज व्यंजनों से प्रेरित है। अगला प्रश्न है, पक्षी की किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने के काम आती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, हुक जैसी चोंच। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आइए जानते हैं विभिन्न प्रकार के पक्षियों के चोंच के बारे में। त्रिकोण आकार के चोंच, यह एक छोटी और मजबूत चोंच होती है। अंत में शंक्वाकार आकार का होता है। यह उन्हें खुले बीजों को तोड़ने की अनुमति देती है। गौरैयों की ऐसी चोंच होती है। अगला है, यह कीड़ों को खाने में मदद करती है। लकड़ी से कीड़े खोजने और खाने में मदद करती है। कठफोड़वा के पास ऐसी चोंच होती है। अगला है, हुक जैसी चोंच, यह मांस को फाड़ने और तोड़ने में मदद करती है। शिकारी पक्षियों की चोंच ऐसी होती है। बाज के पास इस प्रकार की चोंच होती है। अगला है, लंबी पतली सुई जैसी चोंच, अमृत प्रभरण में ऐसी चोंच होती है। अगला पॉइंट है, मरबर पक्षी की ऐसी चोंच होती है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनाने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, भेलपूरी। अगला प्रश्न है, पटचित्र कला किस राज्य की लोक चित्रकला है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पट चित्रकला ओडिशा की लोक चित्रकला है। इसमें भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े दृश्य हैं। मधुबनी बिहार की लोक चित्रकला है। अगला है, वर्ली कला महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। अगला पॉइंट है, कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, लेकिन वे लोक चित्र नहीं है। अगला प्रश्न है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी प्रचुर है। ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी, नींबू। अगला प्रश्न है, किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिजोरम। झूम कृषि को स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की निर्वाह खेती है जिसमें किसान अस्थायी रूप से भूमि के एक भूखंड पर खेती करता है और जब वह मिट्टी के क्षय के कारण भूमि को कृषि के लिए अनुपयोगी पाता है तो वे दूसरे भूमि पर चले जाते हैं। अगला पॉइंट है, यह बड़े पैमाने पर भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल है। अगला पॉइंट है, खेती के इस तरीके को झूम खेती के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, इसे स्लेड एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में मनाए जाने वाला फसल उत्सव है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, पोंगल और ओणम। दोस्तों, पोंगल तमिलनाडु में मनाए जाने वाला फसल त्योहार है तथा ओणम केरल में मनाए जाने वाला फसल त्योहार है। अगला प्रश्न है, वर्ली जनजाति वर्ली कला के लिए सुप्रसिद्ध है जो कि कैसे बनती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, गाय के गोबर और मिट्टी से। दोस्तों आइए जानते हैं वर्ली पेंटिंग के बारे में तथा वर्ली जनजाति के बारे में। वर्ली आदिवासी अपने घर की दीवारों को अपने जीवन और अपने दैनिक जीवन की अन्य नियमित गतिविधियों को दर्शाते हुए चित्रों से सजाते हैं।
अगला पॉइंट है, वे रंग द्रव्य के लिए गाय के गोबर, मिट्टी, लाल ईंटों और सफेद आटे के पेस्ट का उपयोग करते हैं। अगला है वारली जनजाति। वारली या वर्ली पश्चिमी भारत की एक स्वदेशी जनजाति है जो महाराष्ट्र, गुजरात सीमा और आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों में रहती है। अगला पॉइंट है, आधुनिक समय में वारली आदिवासी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्य समूहों से कर्क रेखा गुजरती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। ये राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, अजय भोपाल में है और उसे गंगटोक और पुदुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित रहना है। जहां पर अजय है वहां से गंगटोक और पुदुचेरी की स्थिति क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, छोटी जलरंक। अगला प्रश्न है, रौनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। उसके मित्रों ने उसे वहां से इटालियन चीज लाने के लिए कहा। कौन सी तकनीकी चीज को सुरक्षित रखने और भारत में लाने के लिए उत्तम है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, निर्बाध पैकिंग। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों का कैसे शिक्षण करेगी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन एक, ए, बी, सी। आवाज में संदेश साझा करके, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके, तथा सी है सहपाठी द्वारा व्याख्या करके। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 3, ए, सी, डी। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। सी है उप शीर्षकों को और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। तथा डी है अधिक दृश्यों का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, सेवापूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्व आकलन उपकरणों का। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, मूंग से अंकुर को निकालते हुए देखना। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उसको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, पक्षियों की जातियों और उसके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने कक्षा में अपने देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रही है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी, सी, डी। हमारे देश में उत्सव के मूल्य। बी है विभिन्न संस्कृति में एकता। सी है उत्सव में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता। तथा डी है उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। उसके लिए उत्तम रणनीति कौन सी होगी? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ 2 फुलवारी को पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधन का उपयोग कर सकती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 1, ए, बी, सी, डी। भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल, कार्यपत्रक। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। अगला प्रश्न है, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, नुक्कड़ नाटक। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य को सफल करने के लिए पाठ्य चर्चा आधारित होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4,
ए बी डी बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख है। बी है बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। डी है बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदार बनाने में समर्थ करता है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4 ए बी सी डी। वायु और ध्वनि प्रदूषण और नवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना। सी है प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग तथा डी है सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन 4 ए बी सी डी। छात्रों की सृजनात्मकता में वृद्धि करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना तथा डी है यह साझा करना कि वस्तुएं सस्ती होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए उपाख्यानात्मक अभिलेख। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।